टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का आज अपना 10वां दिन है। 9वें दिन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो मृदा निम्नीकरण है उसका संरक्षण किस अनुरूप होना चाहिए, मृदा निम्नीकरण होता क्यों है, उसके संरक्षण करने की विधियां। तो मैंने उसकी 5 विधियां आपको बता दी थी। उन विधियों के बाद अपन मृदा के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। और जो आज का बिंदु अपना है वह है जल। जल बेटा, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, यानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जल अपने जीवन का एक आधार है। आज प्रतिदिन अपन जो भी क्रियाएं करते हैं उसके अंदर अपन क्या काम में लेते हैं, जल काम में लेते हैं। जल अपने जीवन का एक हिस्सा है। जल के बगैर अपन जीवित नहीं रह सकते। तो आज अपन उसी बिंदु के ऊपर आज अपन पढ़ेंगे कि जल क्या है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यानी जल नवीकरण का मतलब होता है नवीनीकरण, यानी ये वापस इसकी बनने की प्रक्रिया होती है। अब वो किस प्रकार से होती है, जैसे मान लो महासागरों का पानी है, वह सूर्य के ताप के कारण क्या होता है, वाष्पीकरण होता है उसका। और जो वाष्प है वो ऊपर जाके किसका रूप ले लेती है, बादल का। और बादलों के माध्यम से जब क्या होती है, वर्षा होती है। और वर्षा के पानी वापस कहाँ पे आता है, धरातलीय भाग पे आता है। और जो धरातलीय भाग के ऊपर जब वो पानी गिरता है तो वह आसपास के नदी नालों के माध्यम से एक नदी दूसरे नदी से मिलता है, नदी नाले आपस में मिलकर वो सारी नदियों का रूप ले लेती है। और नदियां जाकर वापस कहाँ पे गिरती है, महासागर में गिरती है। तो ये एक चक्रण होता है, यानी पुनः चक्रण क्रिया होती है, जिसके माध्यम से ये नवीनीकरण वापस पानी की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जो वर्तमान समय में पानी की कमी आ रही है उसका रीजन क्या है, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन आप लोग कहोगे सर 3/4 भाग के ऊपर, यानी विश्व का टोटल जो ये विश्व है इसका 3/4 भाग के ऊपर क्या है, जल है। और एक भाग के ऊपर क्या है, स्थल है। एक भाग के ऊपर क्या है, स्थल है। तो जो ये भाग है, ये जहां तक 2/4 के ऊपर भाग जो जल है वह है महासागरों के रूप में। यानी महासागरों का पानी क्या होता है, खारा होता है, जो अपने लिए उपयोगी नहीं होता है। अब उपयोगी नहीं होता है तो फिर बाकी जो पानी अपन उपयोग में लेते हैं वो कैसे है, वो अपन आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल प्रकृति हमें प्रदान करती है, प्रकृति के द्वारा इसका पुनर्चक्रण होता रहता है। प्रकृति के माध्यम से वर्षा होती है, वर्षा के माध्यम से वापस पानी नदियों के रूप में जाकर महासागरों में गिर जाता है। महासागरों से फिर वाष्प बनती है, फिर क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और बादलों के माध्यम से फिर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। भूपृष्ठ यानी जो विश्व का धरातलीय भाग है, पूरा ये विश्व है, इसके 3/4 भाग के ऊपर क्या है, जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग किससे ढका हुआ है, जल से। लेकिन किस रूप में है, महासागरों के रूप में। इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। यानी ज्यादातर भाग किससे ढका हुआ है, जल से। तो अपने इसको क्या नाम दे दिया गया, जल ग्रह। यानी अधिक मात्रा में जल है तो इसको एक नाम दे दिया गया, जल ग्रह। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, ये बहुत पुरानी बात है, जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यानी जो जीवन है, जीव जंतु मान लो, मनुष्य मान लो, कोई भी जीव की उत्पत्ति हुई थी तो वो महासागरों से प्रारंभ हुई थी। ठीक है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। 2/3 भाग, पृथ्वी के 2/3 भाग को कौन ढके हुए हैं, महासागर। और महासागरों में क्या है, जल है। जल इस अपने आवरण से पृथ्वी को ढके हुए हैं। और विविध प्रकार के पौधों जंतुओं को मदद करते हैं। पौधों और जंतुओं को पौधे और जंतु है, मनुष्य है, इन सबको क्या करते हैं, मदद करते हैं, उनका विकास करते हैं। किस प्रकार से, महासागरों का जल लवणीय है। मैंने बात पहले भी आपको बता दी थी कि इतना पानी होते हुए लेकिन महासागरों का जो पानी होता है वह क्या है, लवण युक्त है। उसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसमें खारापन अधिक होता है, जिसको अपन पेयजल के रूप में काम में नहीं ले सकते। और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी मनुष्य उसका उपभोग नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, और उसको पीने योग्य काम में नहीं ले सकते। इस प्रकार से उपभोग करने के लिए नहीं है। लवण जिसमें नमक की मात्रा कम होती है या नहीं होती है, या फिर लवण युक्त जिसमें खारापन नहीं होता है। जल केवल
2.7% ही है, जो यानी लवण युक्त जो जल है उसकी मात्रा कितनी है, 2.7% ही है, 2.7%। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अब जो लवण युक्त जो जल है, जो काम में लेने योग्य जल है, उसकी मात्रा कितनी है, 2.7%। कितनी मात्रा है इसकी, 2.7%। अब इस 2.7% की भी कितना परसेंट, 70% यानी 70% भाग वो किसमें है, बर्फ के रूप में है। वो किसमें है, बर्फ के रूप में है, बर्फ की जो चादरें हैं उनके रूप में है। हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड ये प्रदेश है जहाँ पे जनजीवन शून्य है, नगण्य है, वहां पे है ही नहीं। यहाँ पे कोरा बर्फीला भाग है, यहाँ पे हवाएं इतनी ठंडी चलती है कि यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस जो है सेंटीग्रेड तापमान रहता है, वहां पे माइनस में चला जाता है। ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, यानी 70% भाग इन क्षेत्रों के अंदर हिमालय के जो बर्फ की चादरें हैं या हिमालय के रूप में ये पानी यहाँ पे पाया जाता है। अब ये पानी अगर इस रूप में तो क्या अपने लिए उपयोगी हो सकता है, जहां पे माइनस में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस की तापमान की माइनस में चला जाता है, तो वहां पे क्या अपन जा सकते हैं, उसके पानी को उपयोग में ले सकते हैं, उसको पीने योग्य बना सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा काम। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। इस प्रकार की स्थिति है इसकी, इस प्रकार की रूप है इसका कि इसको अपन काम में नहीं ले सकते। ये मनुष्य की पहुंच से क्या है, बाहर है। मनुष्य उस पानी तक नहीं पहुंच सकता। केवल 1% लवण जल उपलब्ध है। अब 70% भाग तो इसमें चला गया, हिमालयों के रूप में है, बर्फ की चादरों के रूप में। केवल 1% भाग वह क्या है, लवण युक्त जल है, यानी इसमें नमक की मात्रा नहीं पाई जाती। वो कितना है, 1% भाग है, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। और वह क्या है, मनुष्य उसका क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। यह है बोम जल। अब जो ये पानी भी है वो भी अपन को सीधे सरल तरीके से नहीं मिलता, इसके लिए भी अपन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी क्रियाओं को अपनाना पड़ता है। जैसे मान लो 1% का कुछ भाग तो अपने धरातल के ऊपरी भाग के ऊपर मिल जाता है, वो है तालाबों के रूप में, नदियों के रूप में, झरनों के रूप में। इस प्रकार से अपन को आसानी से प्राप्त हो जाता है। कुछ भाग है वो धरातल के आंतरिक उग्र में है, जिसको अपन कुओं के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से, उनको मशीनों के द्वारा अपन बाहर उस पानी को निकालते हैं, फिर उसको काम में लेते हैं। नलकूपों के माध्यम से पानी का अपन पेयजल के रूप में, सिंचाई के लिए, इस प्रकार से उसको काम में लेते हैं। बोम जल यानी यह है बोम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में जल जो वाष्प होता है उसकी नमी जिसको अपन बोलते हैं उस रूप में ये पाया जाता है, जिसको अपन काम में लेते हैं। अब कहोगे सर वाष्प, जैसे मान लो कई बार क्या होती है, धूप ज्यादा होती है और बादल छा जाते हैं तो नमी आ जाती है एकदम, तो वो अपने लिए क्या है, जो सूर्य से जो तीखी किरणें निकलती है उनको रोकने का काम करती है। नमी के कारण वो अपन को पर उतना क्या नहीं कर सकती है, आक्रमण नहीं कर सकती है, या फिर अपन बोल सकते हैं वो अपन को बचाती है, वो वाष्पीकरण, इसलिए ये अपने लिए उपयोगी है। तो आज अपन ये बात की जल के बारे में, ये क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग के ऊपर क्या पाया जाता है, जल है। इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। इसको अपन जल ग्रह के नाम से भी बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। और महासागरों में ही जीवन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, अपन मानते हैं सभी कि वो जो महासागरों का पानी होता है वो क्या है, खारा है, नमक युक्त है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, वह मनुष्य के उपभोग के लिए नहीं है। लवण जल केवल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। फिर अपनी स्थिति के कारण ये क्या है, मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% भाग लवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह बोम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया जल।
अब कल अपन पढ़ेंगे कि जल और क्या किस प्रकार से है, जल की जो उपलब्धता की जो समस्याएं हैं किस प्रकार से हैं, और जल चक्र क्या होता है किस प्रकार से है। अब अपने इसके अंदर आया है कि नवीकरणीय है, तो ये एक जल चक्र होता है, उसके बारे में अपन लिखेंगे कल। तो आज आपको इसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है कि कितने % भाग के ऊपर स्थल है, कितने % भाग के ऊपर जल है, इतना जल कौन से रूप में पाया जाता है, महासागरों में, महासागरों का पानी क्या होता है, खारा होता है, लवण युक्त होता है, लवण युक्त पानी कितना है, पेयजल जिसको अपन पीने योग्य या काम में ले सकते हैं, उसका कितना % भाग बर्फ की चादरों में, हिमालयों के रूप में, इस प्रकार से सारा का सारा वर्णन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एक बात है यहाँ पे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों, यहाँ पे क्या है कि इतनी बर्फ की चादर जमी होती है कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, बहुत माइनस में, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी कमी आ जाती है, इतनी कमी आ जाती है, या फिर यहाँ पे आपको चलने में है, रहने में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इसका जो बर्फ के रूप में है, हिमालय के रूप में, वो पानी क्या होता है, मीठा होता है, लवण युक्त होता है, जिसको अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई पहुंच नहीं सका है। बाकी पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में।